इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड टॉपिक भी आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई का। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो रह गई थी उसमें से एक ये था कि ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन किस चीज़ की, जितने भी फॉर एग्जांपल डेड बॉडीज़ हैं किसी भी एनिमल्स की या किसी भी प्लांट की, तो अगर उनको वहाँ से रिमूव नहीं करवाया जाएगा तो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट हार्डल्स काज करवाती हैं। तो उनको वहाँ से रिमूव करवाना है और वहाँ से रिमूव करवाने के लिए हमारे पास नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया की फॉर्म में। बैक्टीरिया भी एक डिकम्पोजर है, फंजाई भी डिकम्पोजर है। तो ये वहाँ से क्या करते हैं कि जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा किसी भी प्लांट का या एनिमल का, उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करवा देते हैं और ब्रेक डाउन करवाने के बाद उन्हें अपनी फूड में यूज़ कर लेते हैं। दोनों बेनिफिट हो जाते हैं कि वहाँ से हमारा जो पोल्यूशन है वो भी रिमूव हो जाएगी, जितनी भी डेड बॉडीज थी वो भी रिमूव हो जाएंगी और बैक्टीरिया इसे अपनी फूड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेजर रोल जो है ये डिकम्पोजिशन का कर रहे होते हैं और ये पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं हमें। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज है ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स इसको भी मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। और बायोजियो केमिकल साइकिल्स का मीनिंग क्या है कि केमिकल्स या एलिमेंट्स को हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ के दरमियान सर्कुलेट करवाना होता है सो डैट इनकी जो इक्वल अमाउंट है दोनों के अंदर मेंटेन रखवाई जा सके। इसकी डिटेल आगे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे बेसिकली ये एज अ डीकम्पोजर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करवा के हमें फ्री नाइट्रोजन को या कोई भी एलिमेंट को लेने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो मेजर काम हमारे लिए कर रहे हैं बैक्टीरिया वो ये है कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज़ किए जा रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी क्रॉप्स हैं और क्रॉप्स को आके डिफरेंट इंसेक्ट्स और डिफरेंट पेस्ट उसको आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो भी यील्ड होती है, जो भी फ्रूट है या वेजिटेबल्स है उसको वो खा जाते हैं। अब जिस फार्मर ने ये क्रॉप लगाई होती है अगर उसकी वेजिटेबल या फ्रूट ख़राब हो जाएगी, इट मीन्स कि उसके पास जो फाइनल इनकम आएगी इस लो यील्ड वाले फ्रूट या वेजिटेबल की वजह से उसकी इनकम कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो फार्मर क्या करते हैं कि इस इंसेक्ट को एंड पेस्ट को किल करवाने के लिए केमिकल्स को यूज़ करता है और इन केमिकल्स को कहते हैं कि ये इंसेक्टिसाइड्स हैं या फिर ये पेस्टिसाइड्स हैं। लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ये इन इंसेक्ट्स को और पेस्ट को तो किल कर देते हैं, लेकिन जिस क्रॉप के ऊपर इन इंसेक्ट एंड पेस्ट को किल करवाने के लिए इस केमिकल का स्प्रे किया गया था उस क्रॉप के ऊपर भी ये केमिकल्स जो है ये स्टिक हो जाते हैं। और जब यही क्रॉप हम घरों में लाके यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को, तो इसके ऊपर मौजूद जो टॉक्सिक मटेरियल है ये हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को काज करवा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए कि ये जो क्रॉप है इसके ऊपर किसी भी चीज़ का केमिकल स्प्रे ना हो और जब हम इसे यूज़ करें तो हमारे कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को काज ना करवाए, इस चीज़ से बचने के लिए साइंटिस्ट ने हमें ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया है। और इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि इस क्रॉप के ऊपर जहाँ पे इंसेक्ट एंड पेस्ट प्रेजेंट है वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को नंबर उनका ज़्यादा करवा दिया जाता है। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होती हैं जो कि डिजीज़ काज करवाती हैं। तो केमिकल्स को रिप्लेस करवाया हमने किस चीज़ से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये हमारी क्रॉप को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जिस इंसेक्ट या फिर पेस्ट की वजह से हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे ये उसको जाके कोई डिजीज़ काज करवा देंगे और उनकी डेथ काज करवा देंगे। अगर ये इंसेक्ट या पेस्ट किल हो जाएंगे तो हमारी क्रॉप्स को कोई भी हार्म इनकी वजह से नहीं होगा, बिकॉज पहले जब वो जिंदा थे तो वो हमारी यील्ड को कम करवा रहे थे।
ठीक है। तो इंसेक्ट एंड पेस्ट भी किल हो गए, और जो पहले केमिकल्स हमारी क्रॉप के ऊपर स्टिक हो गए थे वो केमिकल्स भी स्टिक नहीं होंगे, बिकॉज इन्होंने जस्ट पेस्ट और इंसेक्ट के ऊपर अटैक किया है। क्रॉप से इन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये हमें सेफ एंड हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी इंसेक्ट एंड पेस्ट हैं उसको किल करवा देते हैं और फार्मर की यील्ड को भी ज़्यादा करवा देते हैं। इसके अलावा अगर अब हम बैक्टीरिया के कुछ हार्म इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से हमें कौन से हार्म्स या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स देखे हैं उन सब के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देख रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया से हमें नुकसान भी हो रहा है। तो फर्स्ट क्या है कि जितनी भी आपके फूड्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं उसको ये स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है। वो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कि आपके घरों में पड़े होते हैं ये इसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, राइपेंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, और अटैक करने के बाद उसे अपनी फूड के तौर पे यूज़ करेंगे और उसे स्पॉइल कर देंगे। और आप जो घर में फ्रूट या वेजिटेबल अपने यूज़ के लिए लेके आए थे वो बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए, मीन्स कि ये आपके लिए बेनिफिशियल तो नहीं होगा ना, तो ये आपको हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज डिजीज़ भी काज करवा रहे हैं। और डिजीज काज करवाने वाले बैक्टीरिया की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें से कुछ डिजीजेस मैं आपको लिखवा देती हूँ जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। लाइक विब्रो कोलरा एक बैक्टीरिया है जो कि कोलरा काज कराता है। ठीक है। ये कोलरा काज करवाएगा। एंड इसी तरह के और भी बहुत से बैक्टीरियाज जो है वो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी जो कि डिजीजेस काज करवा रहे हैं, लाइक लेप्रोसी, टाइफाइड फीवर, सोर थ्रोट, टीबी, टेटनस, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये बैक्टीरियाज की वजह से काज होते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियाज हमें बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और बैक्टीरियाज हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। दोनों तरह से हमने इसको डिस्कस किया आज। फंजाई के पहले हम करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो फंजाई बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स मिलकर उनकी बॉडी को बना रहे होते हैं। तो मल्टी सेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मीन्स के इनकी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इससे पहले जो बैक्टीरिया पढ़ रहे थे वो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ना तो उनकी बॉडी में कोई न्यूक्लियस था और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थे। ठीक है। वाइल फंजाई के अंदर ही एक टाइप है यीस्ट की, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। यीस्ट जो है ये एक्सेप्शनल केस है फंजाई का, और इसमें ये यूनिसेलुलर है, इनकी बॉडी के अंदर जस्ट एक ही सेल होता है। और फंजाई की जो बॉडी होती है उसे हम कहते हैं कि माइसीलियम है। सो माइसीलियम हमने किसके लिए वर्ड यूज किया है? बॉडी ऑफ फंजाई के लिए। और ये जो माइसीलियम फंजाई की बॉडी होती है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसे हम कहते हैं ये हाइफा है। ठीक है। सो बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ये हाइफा है।
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हाइफा कह रहे हैं, ये सब कंबाइन करके फंजाई की बॉडी को बनाएंगे और बॉडी को फिर हम कलेक्टिवली बोलेंगे ये माइसीलियम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मीन्स के बहुत ज़्यादा हाइफी कंबाइन किए हुए होंगे। ओके, अब ये जो हाइफा फंजाई की बॉडी को बना रहे होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सेप्टेट हाइफा एंड एसेप्टेट। इसे आप नॉन सेप्टेट भी कह सकते हो एंड सेप्टेट हाइफा। तो इनकी बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का, फॉर एग्जांपल ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनके भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो एसेप्टेट के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होती है, वाइल सेप्टेट के अंदर इस तरह के सेप्टास प्रेजेंट होते हैं, सेपरेशंस होती हैं। ठीक है, और ये जो सेप्टेट है या सेप्टा है, ये इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और ये जो पार्टीशंस हमारे पास आती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वाइल ए सेपरेट में बिकॉज सेपरेशन नहीं होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस एक साथ पड़े होते हैं। और ये जो सेप्टेट हाइफी हैं, इनका जो एक सेप्टम आपके पास आता है, जो एक कंपार्टमेंट आता है, ये एक सेल आता है जो आपके पास, ये जो है ये मोनोकैरियोटिक भी हो सकता है, ये डाइकैरियोटिक भी हो सकता है। मोनोकैरियोटिक मीन्स कि इस एक सेप्टम के अंदर जस्ट 1 न्यूक्लियस होगा, और डाइकैरियोटिक मीन्स कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। वाइल एसेप्टेट को हम कहते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। एंड मल्टी न्यूक्लिएट हमने इनको क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है, तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ पड़े हुए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी मीन्स के मैनी न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल सेप्टेट हाइफी में बिकॉज हर एक न्यूक्लियस के साथ एक सेप्टम प्रेजेंट है, एक सेपरेशन प्रेजेंट है, और हर एक सेपरेशन में 1 या 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर 1 है तो मोनोकैरियोटिक होंगे, अगर 2 है तो वो डाइकैरियोटिक होंगे। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि फंजाई का है कि फंजाई की बॉडी के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। तो इट मीन्स कि जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉफ होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। सो फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि वो अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। तो हमारे पास भी 3 टाइप्स की फंजाई आती हैं। सैप्रोफाइटिक फंजाई, एंड सेकेंड जो डिवीजन हम पढ़ेंगे वो है पैरासिटिक फंजाई, एंड थर्ड डिवीजन जो हम पढ़ेंगे वो है सिम्बायोटिक ओरिजिन के। सैप्रोफाइटिक वो फंजाई होती हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाती हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती हैं। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई की बॉडी है और यहाँ पे कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, तो ये इसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करवाएंगी, उसको डाइजेस्ट करवाएंगी बॉडी की आउटर साइड पे, और डाइजेस्ट करवाने के बाद जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होंगे उसे वो रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स कि यहाँ पे जो फूड की ब्रेकडाउन उन्होंने करवानी है वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर नहीं करवाई है, वो बॉडी से बाहर करवाती हैं, और ये जो डाइजेशन करवा रहे होते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और ब्रेक डाउन करवाने के बाद जो सोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसे ये रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और उसे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। पैरासिटिक ऐसे फंजाई होते हैं, इनकी डिटेल वैसे आगे हमने पढ़नी है, अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। पैरासिटिक ऐसे फंजाई हैं जो कि किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं और प्रोटेक्शन उससे लेते हैं। ठीक है,
एंड फूड एंड प्रोटेक्शन उससे ले रहे हैं, और जिससे ले रहे होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ये उसका होस्ट है। ठीक है, किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हुए ये अपनी फूड एंड ले रहे होते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये फूड ले रहे होते हैं, जिससे प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये होस्ट है, फंजाई का होस्ट है। इसके अलावा बेटे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर हमने एक एग्जांपल आगे डिटेल के साथ डिस्कस करनी है, और वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकन्स की एग्जांपल। लाइकन्स में हम दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, और वो है एक तो प्लांट्स होंगे और दूसरे फंजाई होंगे। फंजाई बिकॉज अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करवा सकते हैं, तो फंजाई प्लांट से फूड लेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर रहती हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं। लाइक यहाँ पे प्लांट एंड फंजाई एक साथ मिलकर रह रहे हैं, प्लांट एंड फंजाई की रिलेशनशिप को हम कहते हैं ये लाइकन्स हैं। एंड ये जो लाइकन्स हैं इनमें से प्लांट एंड फंजाई दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे से बेनिफिट लेते भी हैं। लाइक जो प्लांट है ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा, और फंजाई प्लांट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जो फंजाई की रूट्स होती हैं, लाइक अगर हम ये प्लांट की बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं तो जो फंजाई की रूट्स होती हैं वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करने की वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंट एरिया से मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स ये मिनरल्स को यूज़ करते हैं अपनी फूड को बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लांट्स फंजाई को फूड प्रोवाइड करेंगे, और फंजाई क्या काम करती है कि ये ज़्यादा मिनरल की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स को देती है, एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सो प्लांट्स एंड फंजाई दोनों ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उसे आप कहते हो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये कुछ टाइप्स ही फंजाई की, सेप्रोफाइटिक फंजाई हो सकते हैं, पैरासिटिक फंजाई हो सकते हैं, या सिम्बायोटिक फंजाई हो सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स हमने किस बेसिस पे देखे हैं कि फंजाई अपनी फूड किस तरह से लेते हैं, बिकॉज हमने पहले बोला कि इनके अंदर कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ये अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। तो फूड अपनी सिंथेसाइज नहीं करवा सकते तो इट मीन्स कि ये हेटरोट्रोफ्स हैं। और हेटरोट्रोफ्स आपको पता है अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते, अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये जो फंजाई होते हैं ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स होते हैं। एंड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स का मीनिंग क्या है कि ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन ये फूड को इंजेस्ट नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि फूड को डाइजेस्ट वो बॉडी से बाहर ही करवा लेते हैं, ब्रेक डाउन बाहर ही करवा लेते हैं, और ब्रेक डाउन करवाने के बाद वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो हम पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद जो फूड हमारे स्टमक में जाती है तो वहाँ पे जाके उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, या फिर ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन हो रही होती है। पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, वाइल फंजाई के केस में फूड को इंजेस्ट नहीं करती है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड के ऊपर ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करवा देती है, और जब वो फूड छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस सोलबल पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब करवा लेगी। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ मींस कि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, आल्दो ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, खुद सिंथेसाइज नहीं करवा रहे। लेकिन ह्यूमंस जो हैं ये भी हेटरोट्रोफ हैं, वो इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स होते हैं, एंड फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स होते हैं। ओके, सो ये फंजाई का इंट्रोडक्शन था, बट फंजाई का इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में जितना हमने फंजाई का पढ़ा, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फंजाई के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, और वो कंप्लीट करने के बाद हम फंजाई की क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे कि फंजाई को फर्दर हमने कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है।